पार्लियामेंट में कल महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल आने वाला है, लेकिन इस पर सियासत आज से ही शुरू हो गई। पूरा विपक्ष इसके खिलाफ लामबंद हो गया है। कांग्रेस समेत सभी ऑपोजिशन पार्टीज ने कहा है कि वो महिला आरक्षण के सपोर्ट में है, लेकिन डीलिमिटेशन बिल का विरोध करेंगे, डीलिमिटेशन बिल के खिलाफ वोट करेंगी। सरकार का दावा है कि जो संविधान संशोधन बिल लाया जा रहा है वो 2029 के लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ करेगा। लेकिन विपक्ष का कहना है कि महिला आरक्षण सिर्फ दिखावा है। सरकार का इरादा सेंसस के ताजा आंकड़ों के बिना ही डीलिमिटेशन कराना है, जिससे बीजेपी और उसके साथी दलों को फायदा हो। डीएमके, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज का इल्जाम है कि बीजेपी संविधान संशोधन के जरिए दक्षिण भारत की सियासी ताकत को खत्म करना चाहती है। अगर जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा हुआ तो नॉर्थ इंडिया के राज्यों की सीटें बढ़ जाएंगी, नॉर्थ ईस्ट और दक्षिण के राज्यों की सीटें घटेंगी, और यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एमके स्टालिन ने तमिलनाडु के लोगों से सड़क पर आने को कहा है। स्टालिन ने कहा है कि बीजेपी देश में राज्यों के बीच लड़ाई करवाना चाहती है। पिनराई विजयन ने कहा कि बीजेपी साउथ के राज्यों की ताकत घटाकर अपनी सत्ता को स्थायी बनाना चाहती है, क्योंकि साउथ में बीजेपी को सीटें नहीं मिलती। लेकिन सरकार का कहना है कि विपक्ष सिर्फ भ्रम फैला रहा है। संसद में चर्चा के दौरान सरकार सारी कंफ्यूजन दूर करेगी, लेकिन सवाल यह है कि अगर सब कुछ क्लियर है तो फिर विपक्ष में नाराजगी क्यों है? क्या विपक्ष डीलिमिटेशन का बहाना बनाकर महिला आरक्षण को रोकना चाहता है, या सरकार महिला आरक्षण की बात करके डीलिमिटेशन के झगड़े से बचना चाहती है? इस पर बात करेंगे आज की बात में। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कल संसद में सरकार कौन कौन से बिल रखेगी और विपक्ष को इन पर क्या ऐतराज है। 2029 में महिला आरक्षण लागू करने के लिए संसद की विशेष बैठक कल से शुरू होने जा रही है, लेकिन सरकार और विपक्ष के बीच तलवारें आज ही खिंच गई। विपक्ष ने दो टूक लफ्जों में कह दिया है कि वो महिला आरक्षण के सपोर्ट में है, लेकिन सरकार ने डीलिमिटेशन और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जो बिल पेश किए हैं वो लोकतंत्र के खिलाफ है। इसलिए विपक्षी दल पूरी ताकत से इसका विरोध करेंगे। 3 दिन चलने वाली संसद की कार्रवाई में सरकार 3 बिल पेश करने वाली है। 131वां संविधान संशोधन बिल, डीलिमिटेशन अमेंडमेंट बिल और यूनियन टेरिटरीज एक्ट अमेंडमेंट बिल। इन बिल्स पर लोकसभा में 18 घंटे और राज्यसभा में चर्चा के लिए 10 घंटे का वक्त डिसाइड किया गया है। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी चर्चा में भाग लेंगे और चर्चा का जवाब गृहमंत्री अमित शाह देंगे। सरकार का कहना है कि इन विधेयकों को पारित कराने का मकसद संसद में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन को 2029 से लागू करना है। इसके लिए संविधान बदलने की जरूरत होगी, क्योंकि 2023 में जो नारी शक्ति वंदन कानून पास हुआ था उसमें पहले सेंसस, फिर सीटों का डिलिमिटेशन और फिर महिलाओं को रिजर्वेशन देने का प्रावधान है। अगर इस प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा तो महिलाओं को 2034 से पहले आरक्षण नहीं मिल पाएगा। सरकार चाहती है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिले। इसलिए मौजूदा जनगणना के नतीजे आने का इंतजार करने के बजाय लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर महिलाओं को 33% रिजर्वेशन 2029 के लोकसभा चुनाव से ही दे दिया जाए। मजे की बात यह है कि विरोधी दल महिलाओं को रिजर्वेशन का समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए जो संविधान संशोधन जरूरी हैं उसके खिलाफ हैं। सरकार ने संविधान संशोधन बिल की कॉपी कल सभी सांसदों को दे दी थी। इसके बाद आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों की एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में कांग्रेस के बड़े नेताओं के अलावा डीएमके से टीआर बालू, आरजेडी से तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे की शिवसेना से संजय राउत और अरविंद सावंत, शरद पवार की एनसीपी से सुप्रिया सुले, सीपीएम से नीलोत्पल बासु, सीपीआई से एनी राजा, स्वतंत्र राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल, आईयूएमएल के ईटी मोहम्मद बशीर, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के एनके प्रेमचंद्रन, टीएमसी से डेरेक ओब्रायन और आम आदमी पार्टी से संजय सिंह शामिल हुए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मीटिंग में वर्चुअली जुड़े थे। मीटिंग के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विरोधी दलों को सरकार की नीयत पर शक है। सरकार विमेंस रिजर्वेशन की आड़ में डीलिमिटेशन करके देश के लोकतांत्रिक ढांचे को तहस नहस करना चाहती है। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष इसका विरोध करेगा। खड़गे ने कहा कि महिला आरक्षण सिर्फ दिखावा है। असल में मोदी सरकार डीलिमिटेशन की अनलिमिटेड और अनचेक्ड पावर अपने हाथ में लेना चाहती है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। खड़गे ने कहा कि अगर सरकार सच में महिला आरक्षण को तुरंत लागू करना चाहती है तो डीलिमिटेशन का इंतजार करने की बजाय लोकसभा की मौजूदा संख्या में से ही 33% सीटें रिजर्व कर दे। विपक्ष इसका समर्थन करेगा। We all are in favor of women's reservation bill, and secondly that
delimitation, they are also playing some tricks. Therefore, all party, we are going to take one stand. We unitedly should fight in Parliament and all opposition parties unitedly. The way in which they have put in the bill, whether it is delimitation, whether they have not even cleared census and almost all powers of the constitution, the executive is taking, and mostly the power which can be executed by the institutions, the parliament they have given, so that they can change delimitation at any time. And they have done mistakes, or they have already deceived us in our Assam and also our Jammu and Kashmir, several places. So therefore, we will fight unitedly on that issue. मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे कि विपक्षी दल महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरह सरकार ने महिला आरक्षण को डीलिमिटेशन से जोड़ दिया है, उससे उसके इरादों पर यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जम्मू कश्मीर और असम में डीलिमिटेशन के दौरान सरकार अपनी बदनीयती दिखा चुकी है। इसलिए सभी विपक्षी दल इस बिल का विरोध करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी ने एक वीडियो मैसेज जारी किया। इसमें महिला आरक्षण के सवाल पर सोनिया गांधी के पुराने बयान और कांग्रेस का स्टैंड बताया। राहुल गांधी ने कहा कि मौजूदा सरकार ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ओबीसी का हक मारने के लिए लाई है। इससे छोटे राज्यों का, साउथ के स्टेट्स का नुकसान होगा, और जहां तक महिला आरक्षण का सवाल है तो सरकार इसको तुरंत इंप्लीमेंट कर सकती है। अब बहुत बड़ी बेईमानी की जा रही है। प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि कास्ट सेंसस, नए सेंसस, ओबीसी सेंसस के बेसिस पे यह निर्णय लिया जाए। वो चाहते हैं कि 2011 का सेंसस यूज किया जाए, जहां पे पिछड़े वर्ग का नंबर है ही नहीं। वो आपकी जो भागीदारी है उसको आपसे छीनना चाहते हैं। इनका जो प्रपोजल है, इसमें एक और बहुत खतरनाक चीज हो, अगर जो मोदी जी चाहते हैं हो जाए, तो जो छोटे स्टेट्स हैं, साउथ के स्टेट्स हैं और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो जाए। उनको भयंकर नुकसान होने वाला है, और मैं इसको एंटी नेशनल एक्टिविटी मानता हूं। हमारा जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको करना है तो ओबीसी सेंसस का जो डेटा है उसके बेसिस पे कीजिए, 2026 के सेंसस के बेसिस पे कीजिए, 2011 के सेंसस के बेसिस पे मत कीजिए, क्योंकि उसमें ओबीसी का, पिछड़े वर्ग का कोई डेटा नहीं है। और अगर आप सचमुच में विमेंस बिल इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो आपके पास विमेंस बिल पड़ा हुआ है, उसको आप इंप्लीमेंट कीजिए, हम आपको पूरा समर्थन देंगे। लोकसभा सीटें बढ़ाने का सबसे ज्यादा विरोध दक्षिण के राज्य कर रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने तो चेतावनी दी है कि अगर मोदी सरकार ने जबरदस्ती सीटों का डिलिमिटेशन लागू करने की कोशिश की तो पूरा तमिलनाडु सड़कों पर होगा, और इस विरोध की अगुवाई वो खुद करेंगे। स्टालिन ने आज अपनी पार्टी के सांसदों के साथ इमरजेंसी मीटिंग की। कहा कि राज्य में विधानसभा चुनाव होने के बावजूद उनकी पार्टी के सांसद पार्लियामेंट सेशन में भाग लेंगे और सरकार का पूरी ताकत से विरोध करेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने भी प्रस्तावित संविधान संशोधन को देश की राजनीति बदलने वाला करार दिया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि डिलिमिटेशन का मौजूदा प्रपोजल असल में साउथ के राज्यों की ताकत कमजोर करने के लिए लाया गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने भी संविधान संशोधन बिल का विरोध किया। कहा कि साउथ के जिन स्टेट्स ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, तेजी से आर्थिक विकास किया, उन्हें मोदी सरकार इस डिलिमिटेशन बिल से सजा देना चाहती है, क्योंकि अगर 2011 के सेंसस के हिसाब से लोकसभा की सीटें बढ़ाई गई तो देश की केंद्रीय राजनीति में साउथ की स्टेट्स की पॉलिटिकल पावर कम हो जाएगी। यूपी और बिहार जैसे वो राज्य जो अपनी जनसंख्या को काबू में नहीं कर पाए, उनकी सीटें बढ़ाकर उन्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा। हालांकि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने साउथ के राज्यों से अपील की है कि वो राजनीति से ऊपर उठकर महिलाओं को आरक्षण देने के प्रस्ताव का समर्थन करें। केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु डिलिमिटेशन के मौजूदा प्रस्ताव के सख्त खिलाफ हैं।
It is a black day for Tamil Nadu because we don't see the necessity of combining and clubbing the women's reservation bill with the delimitation bill, and there's no clarity on how delimitation will be done, and states which have comparatively lesser population, because we had a better administration, we are going to suffer. And the union government keeps saying that we will be taken care of, but we see nothing like that in the bill ensuring that the southern states and states which have reduced the population rate to be taken care of. So we are worried, and especially if you're going to go by the 2011 census, it will affect the southern states very badly, and the number of seats will be reduced. डीएमके सांसद कनी मोई ने कहा कि यह तमिलनाडु और दक्षिण के सभी राज्यों के लिए काला दिन है, क्योंकि बीजेपी सरकार दक्षिण के राज्यों को उनकी तरक्की के लिए दंडित करने की तैयारी कर रही है। इसका नुकसान तमिलनाडु और दक्षिण के दूसरे राज्यों की जनता को होगा, और इस अलोकतांत्रिक फैसले का डीएमके पूरी ताकत से विरोध करेगी। अब सवाल यह है कि विरोधी दलों को सरकार की नीयत पर शक क्यों है? संविधान संशोधन बिल में ऐसा क्या है जिसका विरोध हो रहा है? असल में सरकार के प्रपोज्ड बिल में इस बात का जिक्र नहीं है कि किस राज्य की कितनी सीटें बढ़ेंगी। सिर्फ यह बताया गया है कि लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 कर दी जाएगी। सीटों के निर्धारण के लिए डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाएगा, जो जनसंख्या के लेटेस्ट अवेलेबल आंकड़ों के आधार पर सीटों का बंटवारा और फिर उन क्षेत्रों का निर्धारण करेगा। जनसंख्या के अवेलेबल आंकड़े 2011 के सेंसस के ही हैं। प्रस्तावित विधेयक में यह भी प्रावधान है कि सीटें बढ़ाने और उनका बंटवारा करने के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं होगी, बल्कि सामान्य बहुमत से बिल पास कराना होगा। राज्यों की सीटों के डिलिमिटेशन की संवैधानिक व्यवस्था खत्म करके उसको भी पार्लियामेंट की सिंपल मेजॉरिटी से पास कराने का प्रस्ताव है, जिसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन को यह अधिकार होगा कि वो जनगणना के किसी भी आंकड़े को आधार बना सकेगा। सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास होने का मतलब यह है कि सरकार को अपनी मर्जी का कोई प्रस्ताव पारित कराने के लिए अब 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं होगी। और अगर 2011 की जनगणना को आधार बनाया गया तो साउथ के राज्यों का पॉलिटिकल वेटेज घट जाएगा। उनकी टोटल सीटें तो बढ़ेंगी, लेकिन लोकसभा में उनकी हिस्सेदारी कम हो जाएगी। As per the present law, the existing law, what is the census? What is the population? Population is as determined or as prescribed in the Constitution, Clause 3 of Article 81. By virtue of Clause 3 of Article 81, it is very clear that the previous census, the precedent census has to be taken into consideration for determining the population. But now by this delimitation bill as well as the Constitution Amendment Bill, they are amending Clause 3 of Article 81, and thereby they are making a new provision that the Parliament will make a law, and thereby what is the census, what is the population will be described. That means government will be at liberty with a simple majority, so that they can control the country as a whole. If you see the equation in North Indian states, it will be huge number of increase in the number of seats. But as far as South Indian states are concerned, it will be decreasing, because they have scientifically implemented the national program of the government of India. That is, the population control program is well implemented in the states, South Indian states. They will be punished without having adequate representation in the parliament, means it is totally anti-democratic, and that is the reason by which we are strongly opposing this bill, Constitution Amendment Bill, by which the delimitation is going to take place. आरएसपी के सांसद एनके प्रेमचंद्रन कह रहे थे कि अभी जो कानून है उसमें यह लिखा हुआ है कि सीटों का बंटवारा पॉपुलेशन के आधार पर होगा, और पॉपुलेशन जनगणना के ताजा उपलब्ध आंकड़ों को माना जाएगा। लेकिन सरकार अनुच्छेद 81 की धारा 3 को बदलकर यह अधिकार संसद को, मतलब खुद को देना चाहती है कि किस जनगणना के आधार पर सीटों का बंटवारा हो, और फिर सरकार इसका मिसयूज करके अपने आप को ज्यादा सियासी पावर देने की कोशिश करेगी। चूंकि सरकार ने संविधान संशोधन करके नारी शक्ति वंदन एक्ट पारित किया था, इसलिए उसमें बदलाव के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना होगा। संविधान संशोधन करने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। लोकसभा में मौजूदा सांसदों की संख्या 540 है, जिसके हिसाब से 2/3 बहुमत 360 सीटों का बनता है।
एनडीए के पास इस वक्त 292 सांसद हैं, विपक्ष के 233 सांसद हैं। 15 एमपी ऐसे हैं जो किसी भी अलायंस का हिस्सा नहीं है। अगर ये सभी 15 सांसद सरकार का समर्थन कर भी दें तो भी सरकार के पास 2/3 बहुमत नहीं है। इसलिए यह संविधान संशोधन पारित करने के लिए सरकार को विपक्ष के सहयोग की जरूरत होगी, तभी लोकसभा की सीटें बढ़ाई जा सकती हैं और महिला रिजर्वेशन लागू किया जा सकता है। लेकिन विरोधी दलों का जो रुख है उससे लगता है कि इस संविधान संशोधन बिल को पास कराना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। जो हमारा तजुर्बा रहा है, कहने के लिए तो ये कहते हैं ना, अब डिलिमिटेशन से फायदा होगा, लेकिन उस डिलिमिटेशन के तहत एक पार्टी और उसके कुछ चाहने वालों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। यहाँ जो सीटों का बंटवारा हुआ, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूएंसी के नक्शे खींचे गए, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कुछ वोटरों को हटा के दूसरी जगह लाया गया, मकसद सिर्फ यही था कि किसी न किसी तरह बीजेपी और बीजेपी के जो दोस्त हैं उनको फायदा हो। अगर ये बिल उसी मकसद से लाया जा रहा है कि आखिरकार इसका फायदा सिर्फ बीजेपी को हो, आम वोटर को ना हो, तो वो हमें देखना होगा। हालांकि सरकार की तरफ से ऑपोजिशन की आशंकाएं दूर करने की कोशिश की जा रही है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार की नीयत साफ है, महिलाओं को उनका हक देना चाहती है। विपक्ष के नेता भी महिला आरक्षण का सपोर्ट करने का दावा कर रहे हैं। अगर विपक्ष की नीयत साफ है तो उन्हें सरकार की इस बिल को सपोर्ट करना चाहिए। निर्मला सीतारमण ने कहा कि दक्षिण के राज्यों के साथ भेदभाव की जो बातें फैलाई जा रही हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। इस तरह के झूठे दावों से महिला आरक्षण का रास्ता नहीं रोका जा सकता। हम महिला को कब से 95-96 से वायदा करते आ रहे कि हम रिजर्वेशन देंगे, कोई कुछ नहीं हुआ। बीच में 2010 में कांग्रेस पार्टी के सरकार जब दिल्ली में चला, राज्यसभा में नाम के वास्ते पारित कर दिया, जबकि उनको तब ही मालूम है लोकसभा में पारित नहीं हो पाएगा। मगर बोले कि हम प्रयत्न किए, और उन्हीं के अलायंस पार्टनर ने बोला कि बाल काटा हुआ महिला के लिए सीट जाएगा, सबके लिए नहीं मिलेगा। ऐसे बयान, फुसूल का बयानबाजी करके उसको पारित करने नहीं दिए। इसीलिए मोदी जी का संकल्प है महिलाओं के लिए ये रिजर्वेशन मिलना चाहिए। सभी स्टेट पार्टी से बात कर रहे हैं, हम पारित करवाएंगे। हालांकि विपक्षी दलों का कहना है कि अगर सरकार की नीयत साफ होती तो महिला आरक्षण 2024 के लोकसभा चुनाव में ही लागू हो सकता था। आरजेडी के नेता मनोज झा ने कहा कि इस बिल की टाइमिंग सरकार की मंशा जाहिर करती है, इसे चुनावी फायदे के लिए लाया गया है। मनोज झा ने कहा कि सरकार साफ साफ ये क्यों नहीं बता रही है कि सरकार ने किस डेटा के आधार पर लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 850 करने का फैसला किया है। कोई वैज्ञानिक अध्ययन हुआ? मतलब ये सरकार चल रही है व्हाट्सएप से। हमको आज तक नहीं पता, कल मैंने पढ़ा पूरा मसौदा। मतलब अगर आपका अटेम्प्ट है कि देश में एक आइडिया के लेवल पे बाल्कनाइजेशन कर दें तो आप कुछ भी कर बैठिए। वुमेन रिजर्वेशन किसी का विरोध था? हमारी कुछ मांग थी, कोटा विद इन कोटा, वो मांग आज भी रहेगी। और प्रधानमंत्री जी आप आज हैं, कल को कोई और होगा, उसको लागू करना होगा। तो आप कर क्या रहे हैं? आपने ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई। इस गंभीर मुद्दे पे खबरें सोर्सेस के हिसाब से चल रही हैं, चिट्ठियां निकलवाई जा रही हैं, फलाना भूतपूर्व राष्ट्रपति, चिलाना ये, कल को क्रिकेट प्लेयर, ये सब लिखेंगे। किसी ने विरोध तो नहीं किया ना उस पर। हमें दिक्कत है आपके तौर तरीके से, आपके इस मसौदे से। कैसे तय किया कि ये ईयर को नहीं लेना है? क्यों तब कहा था कि 27 में ये सोचेंगे? वुमेन रिजर्वेशन तो इमीडिएट लागू हो सकता था, इमीडिएट। आज करिए। सरकार ने विरोधी दलों की आशंकाओं को दूर करने की कोशिश की। बार बार सरकार भरोसा दिला रही है कि किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होगा। हर राज्य में लोकसभा की सीटें 50% बढ़ा दी जाएंगी। मतलब अगर तमिलनाडु में अभी 39 सीटें हैं तो वो बढ़कर 59 हो जाएंगी। केरल की 50% सीटें बढ़ी तो लोकसभा में उसकी संख्या 20 से बढ़कर 30 हो जाएगी। सरकार इस बात को सदन में भी स्पष्ट करेगी। आज संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सारे दल सरकार के साथ आकर देश की महिलाओं को उनका हक देंगे।
In Nari Shakti Bandhan Adhiniyam, every party is together. Primary objective of providing reservations to the women in the Parliament of India and assemblies of the states, no political party will oppose it. And Honorable Prime Minister has expressed his gratitude to all the political parties for coming together in the national interest. Because women reservation cannot be a political issue. We have waited for 40 years. We can't afford to wait for another year or another decade. It will be extremely painful if we further delay the women reservation process. I feel this proposed bill is absolutely balanced, well thought of, and which will take care of the aspiration of every region, every state. So there is no scope for any criticism. I have reached out to every political party and nobody is sounding negative. Everybody is sounding very positive. So I feel proud that today Indian society is coming together and all the MPs are coming together for the cause of women empowerment. किरण रिजिजू ने डिलिमिटेशन के मुद्दे को टालते हुए सिर्फ महिला आरक्षण बिल पर जवाब दिया। कहा कि देश के सारे दल इस बिल के समर्थन में हैं, ये अच्छी बात है और जो बिल लाया गया है वो देश हित में है, इससे सभी राज्यों का भला होगा। देश हित के मुद्दे पर सारे दलों का इकट्ठा होना अच्छी बात है। सरकार विरोधी दलों को समझाने की कोशिश कर रही है। किरण रिजिजू ने सारे दलों के नेताओं से खुद बात की है, लेकिन आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह ऑपोजिशन पार्टीज की मीटिंग की, संविधान संशोधन बिल का विरोध करने का ऐलान किया, अब उससे साफ है कि सरकार को विपक्ष का समर्थन मिलना मुश्किल है। लेकिन सरकार ने महिला आरक्षण की बात की है और कोई पार्टी इसका विरोध कर नहीं पाएगी। इसलिए आज खड़गे हों, ममता बनर्जी हों, अखिलेश यादव हों, मनोज झा हों या और कोई लीडर हो, सबने बार बार कहा कि वो महिला आरक्षण के समर्थन में हैं और सरकार यही कहेगी कि अगर विपक्ष महिलाओं को उनका हक देना चाहता है तो सरकार का समर्थन करे, संविधान संशोधन बिल को पास कराए। अब ऑपोजिशन इसका क्या जवाब देगा, यह आपको कल पार्लियामेंट में देखने को मिलेगा।